हाय एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है वीडियो के थ्रू। टेलीग्राम पे हमने कुछ डिस्कशन किया था कि हमारी वीडियो कौन कौन सी आने वाली हैं। बोर्ड पे बनाने में वीडियो बहुत टाइम लग जाता है और थोड़ा सा कंसाइज वे में चीज़ों को मैनेज करने में, जो कि इसमें स्लाइड नहीं होता है, तो बहुत एफर्ट लगता है। तो अगर मेरे काम को आप पसंद कर रहे हैं, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और एग्ज़ाम में हेल्प कर रहा है, सिर्फ पसंद आने से नहीं होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अभी जो बीपीएससी का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसका क्वेश्चन उठाइए और मेरी वीडियो को देखिए। अगर देखे होंगे तो वो क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहा है इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट, देयर इज समथिंग लैकिंग। ये मेरे वीडियो में हो सकता है कुछ दिक्कत हो या फिर आपके लर्निंग प्रोसेस में कुछ दिक्कत हो, तो उसको देखिएगा ज़रूर। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपके काम आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा यूपीआई एड्रेस है। इस पे जो भी आपको लगे कि हाँ ये कंटेंट मेरे काम आ रहा है, आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी। तो आज का जो वीडियो है ना, उस पर हम बात करेंगे बिहार बजट के बारे में, ठीक है। तो बिहार बजट, इसके पहले मैंने बिहार सर्वे जो है, बिहार का सर्वे, वो हमने डिस्कस कर लिया था। बिहार बजट अपने आप में बल्कि डॉक्यूमेंट होता है। उस पूरे बल्कि डॉक्यूमेंट को एक सिंगल बोर्ड में कंसाइज वे में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें से भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। और इसको पढ़ने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहला ये कि बजट का स्केलेटन कैसा होता है, कि बजट जो होता है वो होता कैसा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा होता है। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं बजट में, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स वगैरह हो गए, कुछ एफआरबीएम एक्ट के तहत कुछ गवर्न होती है चीज़ें। फिर उसके बाद एफआरबीएम एक्ट के बाद अगर बात करें तो फिनेंस कमीशन अपनी कुछ फाइंडिंग्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपता है, रिकमेंडेशन, जिसके तहत वो स्टेट का शेयरिंग क्या होगा, पब्लिक डेप्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ क्या होंगे, वो डिसाइड होता है। फिजिकल डेफिसिट हमको कितना मेंटेन करना है, तो एक वो पार्ट हो गया। सेकंड, थर्ड पार्ट कि जो एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2022-23 के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, क्या क्या प्रोविजंस किए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोड हो, सोशल वेलफेयर हो, रोड से फिर पब्लिक सेफ्टी हो, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर हो, अलग अलग चीज़ों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो पहले हम देखते हैं इसका स्केलेटन कि आखिर बजट होता कैसा है। तो फरवरी में हम लोगों को सबको पता है कि फरवरी में तारकिशोर प्रसाद हैं, उन्होंने बजट को पेश किया था। तो बजट जो है ना, सिंपली याद रखिए कि ये क्या होता है कि ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहते हैं, और वो हमारा कहते हैं किसके थ्रू, तो आर्टिकल 112 के थ्रू। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं कि क्या बजट हमारे संविधान में कहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो कौन से आर्टिकल से होता है, तो आर्टिकल 112 ये कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि इनडायरेक्टली होता है बजट, ठीक है। अब इसकी बात करें कि बजट होता क्या है, तो ये क्या स्टेटमेंट है, किस चीज़ का स्टेटमेंट, कि हमारे पास कितना पैसा आया और हम कहाँ कितना खर्च करेंगे, यानी कि टोटल रिसिप्ट हो गया एंड टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। मोटा मोटी इसका ये हमारा एक स्टेटमेंट होता है। एक हम जस्ट लाइक एक रिपोर्ट होता है, इसमें हम सारे आउटलाइंड होते हैं पार्ट्स की, कहाँ कहाँ सरकार का पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ सरकार से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इसी में देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे बजट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा, यहाँ देखिए, रिसिप्ट, रेवेन्यू, और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस है ये हमारा बजट का। तो बजट में एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट वो पार्ट होता है जो कि रिकरिंग इन नेचर होता है, यानी कि बार बार। अब इसमें भी अगर हम बात करें रेवेन्यू का, तो इसमें रिसिप्ट होता है एंड एक्सपेंडिचर होता है। और वैसे ही अगर कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ भी रिसिप्ट होता है एंड एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू पार्ट का, तो ये क्या है, रिकरिंग है, यानी कि इस रेवेन्यू पार्ट में जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है ये भी रिकरिंग होंगे। यानी कि रिसिप्ट, जो हमें पैसा बार बार सरकार को आ रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो सरकार के खाते से हर बार जा रहा है, रिकरिंग है, वो बार बार जा रहा है। और कैपिटल हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिप्ट वो चीज़ होता है जिसमें सरकार को एक बार कुछ चीज़ सेल करने से या कुछ उसको इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट हुआ, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है
कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि सरकार कहीं अगर लगा रहा है तो लॉन्ग टर्म में उसको रिटर्न मिलेगा, एसेट क्रिएशन होगा। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इसमें लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को देगा। तो ये हमारे दो मेन पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। इसमें भी रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमें ये देखना होता है कि आखिर ये ब्रॉडली ये सब कितने अमाउंट सरकार के खाते में आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, वो हमको देखना होता है। साथ ही साथ सरकार का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या प्रोविजंस है, वो कितना खर्च करेगी, ठीक है। तो ये हमारी मोटा मोटी बात होगी पूरा स्केलेटन का। अगर इसको हम और एक्सपैंड करें, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ रेवेन्यू वाले को हम और एक्सपैंड करें तो और क्या होता है, तो रेवेन्यू हमने बोला रिसिप्ट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, राइट। अगर हम बात करें रेवेन्यू का, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स एंड नॉन टैक्स, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, रिसिप्ट आ रहा है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है टैक्स से, एक होता है नॉन टैक्स से। अब अगर टैक्स की बात करेंगे तो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स हो गए, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, ये डायरेक्ट टैक्सेस हो गए जो हम और आप पे करते हैं अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो, राइट। आप बताइएगा इनकम टैक्स स्लैब जो नया बजट है उसके मुताबिक कितने पे हमारा पहला शुरू होता है। इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स तो हमें पता है हमारा, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो होता है जीएसटी वगैरह हो गया, राइट। और अगर हम बात करें नॉन टैक्स में, तो नॉन टैक्स में क्या क्या आता है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन जो होता है ना, सेल एंड कंजप्शन होता है, उससे जो सरकार को फ़ायदा होता है, प्लस ग्रांट्स रिसीव करते हैं गवर्नमेंट अलग अलग, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट्स होता है, एक तो शेयरिंग हो गया, एक ग्रांट्स होता है, तो वो हमारा नॉन टैक्स में आता है। प्लस इंटरेस्ट रिसीव, अगर सरकार ने कहीं कुछ लोन दिया है तो उसके थ्रू इंटरेस्ट जो आ रहा है सरकार को रिटर्न में, वो होता है हमारा कौन सा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखिए ये जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, ये सारे ये रिकरिंग नेचर है, यानी कि बार बार सरकार को रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो ये भी हर साल उसको मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स वो भी हर साल मिलता है, इंटरेस्ट पेमेंट मंथली मिलता है, क्वार्टरली भी मिलता है, फिर हाफ ईयरली मिलता है, राइट। अगर हम वही बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भी क्या होता है, ये भी रिकरिंग, यानी कि बार बार ये सरकार के खाते से जाता है। और वो कहाँ जाता है, तो अगर हम बात करें तो सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ग्रांट्स गिवन हो गया, सब्सिडी हो गया, अदर्स हो गया, अदर्स में और चीज़ें आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सरकार को हर महीने या हर मतलब जो भी क्वार्टरली जो भी उनका शेड्यूल होगा, तो पर मंथ हो गया, पर क्वार्टर, हाफ ईयरली, ये सरकार के खाते से बार बार जाता है। तो ये हमारा रिकरिंग, ये हो गया रिकरिंग एक्सपेंडिचर, नहीं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ये, ठीक है। ये टोटल कहाँ पैसा कितना है, वही डेटा यहाँ पे हमने प्लॉट किया है सरकार की जो बजट का जो डेटा था उसके मुताबिक, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल का, तो ठीक उसी तरीके से कैपिटल को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है, तो इसमें भी होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक मुश्त अगर आप कोई चीज़ सरकार करता है तो सिर्फ एक बार जो उसको रिटर्न आता है हैवी चीज़ इन्वेस्ट करने में, सेल करने में, वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि डेप्थ हो गया एंड नॉन डेप्थ हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, लोन रिकवर्ड, बोरोविंग्स, जो मार्केट से अपना फिनेंसिंग को जो डिफिसिट होता है ना उसको वो मैनेज करने के लिए सरकार मार्केट से पैसा उठाती है, उसके बाद एसेट क्रिएशन में करती है समथिंग, तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें तो सरकार जो पैसे है खर्च करती है, लेकिन वो खर्च ऐसा खर्च होता है, जैसे सैलरी में अगर खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो वहाँ से सरकार को फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सर्विसेज दे रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर जो भी एम्प्लॉई हैं, लेकिन उस सैलरी से तो रिटर्न नहीं मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो आपको रिटर्न देगा। जैसे कि अगर कहीं बिल्डिंग बन गया, कहीं हॉस्पिटल्स बन गया, या फिर कहीं आपको और भी सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, नल जल योजना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं आप, तो ये सब हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। कैपिटल यानी कि एसेट जनरेशन हो गया, रिटर्न देगा, आपको पैसा देगा, फ़ायदा करेगा। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें बेसिकली कैपिटल आउटले होता है, जो कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो उसको हम मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं, या फिर एसेट क्रिएशन भी करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोन अमाउंट भी सरकार देती है किसी को, बदले में उसको
रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि आपने देखा होगा लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, LOC लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को देती है। इवन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी रिसीव करती है अलग अलग गवर्नमेंट। जैसे कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान से हमने लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है, एक बहुत ही लंबे साल के लिए बहुत ही लो इंटरेस्ट पे हम लोग लोन्स लेते हैं, तो सरकार ये भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट, प्लस पब्लिक डेट फाइनेंसिंग भी होता है। तो ये सब हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब यही रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों मिल के हमारा बजट का पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। तो इसमें जो हमारा मेन क्या हमने बोला था कि इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल रिसिप्ट क्या हो गया, तो रेवेन्यू में से रेवेन्यू रिसिप्ट वाला पार्ट एंड कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट वाला पार्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है वो टोटल रिसिप्ट का पार्ट, राइट। उसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो क्या होता है, वो होता है रेवेन्यू में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेंगे प्लस कैपिटल में से कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। यही यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो ये वाला पार्ट जो है मैंने कवर कर लिया यहाँ तक, राइट। पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा HD क्वालिटी में, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ ये तो हो गई बात है स्केलेटन की कि बजट में क्या क्या कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा आके सरकार इकट्ठा कहाँ करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा प्रावधान है, प्रोविजंस हैं कि हमको पैसा कहाँ से लेना है, पैसा कहाँ स्टोर करेंगे। जैसे हम अपना पैसा कहाँ सेव करते हैं, बैंक में करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आप लोग कहीं तो कहीं ना कहीं पैसा को आप जगह दिखा रहे हो, है ना। तो फिर हमारा स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कौन सा जगह है जहाँ पे पैसा इकट्ठा है और वहाँ से हम पैसा निकालेंगे। तो 3 तरह के फंड हैं जो हमारा ये मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो उसमें पहला आता है CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड तीसरा होता है CFI, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल इनके याद रखिएगा। 266 का क्लॉज 1 ये CFI होता है। CFI क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। PAI जो होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये हमारा होता है आर्टिकल 266 का क्लॉज 2 प्लस कंटिजेंसी फंड जो होता है इसका आर्टिकल 267 होता है। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। तीनों में फ़र्क क्या है, देखिए जो भी पैसा रिसीव हो रहा है या सरकार खर्च करने के लिए पैसा निकाल रहा है ना, वो हमारा मेन यही होता है, CFI होता है। यहाँ से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है, बिना पार्लियामेंट के परमिशन के आप नहीं निकाल सकते हो। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना होगा कि ऑल रिसिप्ट्स क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। जहाँ भी रिसीवमेंट, जितना पेमेंट का रिसीव हुआ पेमेंट और पेमेंट गया, वो सारा कलेक्शन हमारा यहाँ पे होता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो हमारा CFI होता है ना, इसी तरीके से स्टेट के लिए CFS होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें PAI तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। इसमें क्या होता है कि पब्लिक का जो पैसा होता है ना, वो पैसा, यहाँ भी कुछ पैसा आ रहा है CFI में, लेकिन CFI को छोड़कर जो भी पब्लिक का पैसा है ना, वो इकट्ठा अलग जगह सरकार रखता है, उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नाम में ही क्या है, पब्लिक है, राइट। तो इसमें क्या है कि ऑल पब्लिक मनी अदर देन दोज इन CFI आर स्टोर्ड और केप्ट इनसाइड द PAI, राइट। अब इसके बाद अगर एग्जांपल बात करें तो क्या होता है, जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपका PF कटता है तो PF है ना, PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि होता है। उसके बाद जुडिशियल रिसिप्ट्स हो गए या फिर जुडिशियल डिपॉजिट्स भी कहते हैं उसको, रिमिटेंसेस हो गए। जो भी इंडियंस जो हैं बाहर जाते हैं, कमाते हैं और वापस इंडिया में कुछ पैसा भेजते हैं, तो वो भी PAI में आता है, रेमिटेंसेस बोलते हैं उसको। सबसे ज़्यादा केरला वगैरह के, अभी तो रिपोर्ट देखना होगा, लेकिन केरला जो है ना, साउथ इंडिया में केरला बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इंडिया को वो सेंड करते हैं कमा के बाहर से, राइट। तो ये हमारा PAI हो गया। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट का कोई परमिशन हमको नहीं चाहिए होता है। CFI में चाहिए होता है लेकिन PAI में नहीं चाहिए होता है। अगर हम बात करें कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये क्या इमरजेंसी फंड होता है, एक ऐसा फंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पीरियड के लिए हम लाते हैं, आपातकाल सिचुएशन के लिए निकालते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हमको परमिशन चाहिए होता है, लेकिन इसमें लेकिन एक चीज़ और है कि पार्लियामेंट से पेंडिंग अप्रूवल नहीं है। मतलब ये है कि पार्लियामेंट पेंडिंग ना हो, पार्लियामेंट उसको क्लियर कर चुका हो, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो प्रेसिडेंट देते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए। इसमें एक चीज़ और है, इस प्रावधान को मेंशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन
इसके एवज में यानी कि इस बात को लेके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 1950 में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 लाया था। और इसी एक्ट के तहत अगर इमरजेंसी पीरियड के लिए अगर पैसा निकालना होता है तो यहीं से गवर्नमेंट निकालती है, लेकिन प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद। तो ये मोटा मोटी हमारा फ़ंड के बारे में हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने अभी इसका स्केलेटन देख लिया क्या है, फिर हमने इसका फ़ंड देख लिया, बजट से कौन कौन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर इंडिया लेवल पे हम बात करें तो 2 आर्टिकल ये हमारा 108 से लेकर 116 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 3-4 तरह के बिल होते हैं हमारे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनांस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, है ना, अलग अलग बिल होते हैं। तो अगर हम बजट से जुड़े हुए आर्टिकल देखें तो 108 से लेकर 116 तक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, याद कीजिएगा इसको। 108 मनी बिल होता है, 116 जो है वो समथिंग ग्रांट के, कंसेंट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल, समथिंग कंसेंट ऑन ग्रांट के लिए होता है। एक बार देख लीजिएगा 108 से 116 तक। और स्टेट लेवल की बात करें, चूँकि हम ये बजट पढ़ रहे हैं स्टेट लेवल का तो इसमें 190 आर्टिकल 199 से लेके 206 तक ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बजट के लिए, बजट के रिगार्डिंग। तो ये आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन बजट है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, जो कि हम बिहार बजट ने लाया है फरवरी में तारकिशोर प्रसाद ने, राइट। चलिए अभी हम बात करते हैं ये, तो जो बिहार का जो बजट है ना इस बार का, वो बेसिकली 6 पॉइंट को ध्यान में रख कर लाया गया है, 6 पॉइंट को याद रखिएगा। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है इंडस्ट्री, चौथा है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, पांचवा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल प्लस अर्बन, एंड छठा है हमारा सोशल वेलफेयर। इन चारों में सैंक्शनड अमाउंट है, वो अमाउंट आपको याद रखना होगा। जैसे कि एजुकेशन में 39,191.87 करोड़, ये इतना पैसा अलॉट किया गया है एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसमें स्कीम अलग है और पुराने नया स्कीम वो अलग है, फिर पुराने स्कीम का जो रिन्यूअल है उसके लिए सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर याद रखना होगा, जो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके नीचे। ये हमारा कौन सा सेक्टर है प्लस नीचे उसका अमाउंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एजुकेशन का हो गया। इसके बाद सरकार ने क्या किया है कि आत्मनिर्भर भारत अंडर गुड गवर्नेंस, जो 2020 से 25 का जो इनका टारगेट है अंडर गुड गवर्नेंस स्कीम, उसके तहत आत्मनिर्भर भारत और बिहार, उसके तहत जो 7 निश्चय पार्ट 2 जो है ना सेकंड फेज़ का, उसके तहत इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, प्रोविजंस किया गया है। और वो हमारा 7 निश्चय कौन कौन से हैं वो थोड़ा आपको याद रखना होगा। अगर हम पहले बात करें तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सबसे ज़्यादा इसमें 1,153 करोड़ अलॉट किया गया है, ठीक है। यानी कि 7 निश्चय में से जो फेज़ 2 का है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब इस युवा शक्ति बिहार की प्रगति में आप और डीप में जाएंगे तो चलेगा पता, अलग अलग सरकार ने इनिशिएटिव लिया है स्टूडेंट्स के लिए, फिर हमारे यूथ के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, वो चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा फिर हो जाएगा मेंस पार्ट के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। काफ़ी डीप में आपको बजट से जो 100 पेजेस का है उसको पूरा डीप में पढ़ना होगा, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उसके लिए अगर हम बात करें सशक्त महिला, सक्षम महिला के लिए 900 करोड़, फिर हर खेत तक सिंचाई का पानी 600 करोड़ अलॉट किया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़ और सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़। और अगर हम बात करें सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए 500 करोड़। तो ये हमारा अंडर आत्मनिर्भर बिहार के लिए तय 7 निश्चय जो है उसके लिए 2022-23 के लिए 5,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है और ये हमारा सेक्टर वाइज डिवीज़न हो गया। अब हम बात करेंगे अपने मेन और फैक्चुअल डेटा के बारे में, कौन कौन से रिसिप्ट हो गए, कौन कैपिटल रिसिप्ट हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए, वो सब देखते हैं। तो बिहार का इस साल का जो टोटल GSDP 2022-23 के लिए है ना, वो है आपका 7,45,310 करोड़। ये डेटा आपको याद रखना है। और इसी बजट के अनुसार जो प्रोजेक्शन था ना कि कितना GSDP रहेगा बिहार का, वो अगर हम बात करें तो 2021-22 के लिए 9.8% है और GSDP अगर बात करें 2022-23 के लिए यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो है 9.7%। याद रखिएगा 9.7%। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में बजट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, हमने क्या बोला, ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है,
टोटल रिसिप्ट का और टोटल एक्सपेंडिचर का। तो टोटल रिसिप्ट अगर हम बात करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस साल का सरकार का पूरा अनुमान है कि 2022-23 में वो खर्च करेगी कितना, 2,37,691.19 करोड़। लेकिन अगर हम बात करें टोटल रिसिप्ट की कि सरकार को कितना अनुमान है कि इस साल वो पैसे इकट्ठा कर पाएगी, वो है 2,37,891.94 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इतना है एंड टोटल रिसिप्ट इतना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाते हैं कि अब क्या है इसके अंदर। तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 1,91,956.67 करोड़। और अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो ये है 45,734.52 करोड़। इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा ये टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए हम बात कर रहे थे, अभी वीडियो कट गई थी, लाइट कट गया था। हाँ, तो मैं बात कर रहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि टोटल एक्सपेंडिचर तो हमारा इतना है 2,37,691.19 करोड़। इसमें अगर हम बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, यानी कि वैसे खर्च जो सरकार को बार बार रिकरिंग नेचर है, यानी कि हर बार देना पड़ रहा है, यानी कि अगर हम बात करें सैलरी में कितना है, पेंशन में कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट में कितना है, लोन में कितना है, सब्सिडी में कितना है, वो अमाउंट हम देखते हैं। तो सरकार को यहाँ सारे अमाउंट देखिए लिखा हुआ है कि सैलरी में 64,788.02 करोड़, पेंशन में 24,252.29 करोड़, ऐसे ही डेटा सारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये डेटा आपको स्लाइटली सारे नहीं याद करना है, बस सैलरी और सब्सिडी पेंशन वगैरह आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको खर्च करने से सरकार को कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, वो बस पैसा जा ही रहा है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, यानी कि वैसे एक्सपेंडिचर जो सरकार अगर कर रही है तो उसमें सरकार को एसेट क्रिएशन हो रहा है, यानी कि बाद में लॉन्ग टर्म में वो पैसा सरकार को देगा कमा के। तो वो अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कैपिटल आउटले जो है ना वो 29,749.64 करोड़ का है। अगर हम बात करें लोन्स गिवन तो 13,1314.85 करोड़। और अगर हम पब्लिक डेप्थ की बात करें तो 14,670.03 करोड़। ये पूरा मिला देंगे तो हमारा ये अमाउंट हो गया। तो ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में कहाँ कहाँ सरकार खर्च कर रही है। तो ये तो हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल। लेकिन अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल वर्क, यानी कि पूरा एक्सपेंडिचर जो सरकार इस साल करने वाला है उसमें से कितने परसेंट जो अमाउंट है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कर रहा है और कितने नॉन डेवलपमेंटल में। जैसे कि डेवलपमेंटल हमारा ये भी ले सकते हैं, इसमें से भी कुछ पार्ट होता है और ये बेसिक नॉन डेवलपमेंटल ही हमारा होता है ना। तो उन टर्म्स में अगर हम देखें तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंटल में बात करें तो 1,60,140.21 करोड़ और नॉन डेवलपमेंटल की बात करें तो ये हमारा है 77,550.98 करोड़। यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा है ना ये वाला अमाउंट, इसका अगर हम बात करें तो 67.37% जो है वो टोटल डेवलपमेंटल वर्क में खर्च कर रहा है गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें नॉन डेवलपमेंटल में तो 32.63% जो है ना वो अमाउंट वो नॉन डेवलपमेंटल वर्क में खर्च कर रहा है सरकार, ठीक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम स्कीम बात करें, ये तो डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल वर्क के टर्म्स में हो गया। अगर हम स्कीम्स के टर्म्स में बात करें तो सरकार स्कीम्स में या कमिटेड एक्सपेंडिचर में कितना खर्च कर रहा है, तो अगर हम बात करें उसमें तो लगभग 1,230.25 करोड़ ये सरकार स्कीम्स में खर्च करेगा। बहुत सारे स्कीम होते हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रोड के लिए, रूरल के लिए, अर्बन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, अलग अलग है। फिर दिव्यांग लोगों के लिए। तो ये हमारा हो गया स्कीम्स के लिए। प्लस अगर कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो हमारा 1,37,460.94 करोड़ ये अमाउंट सरकार का कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गया। वो वैसा है कि सरकार को देना ही देना है। तो यहाँ से बेसिकली ये हमारा जो डेटा है ना, इससे आप कुछ इन्फरेंस भी निकाल सकते हैं। आप खुद से एनालिसिस करके डेटा निकालिए, कुछ कंक्लूजन निकालिए। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर 2,37,691.19 करोड़ है, लेकिन उसमें से अगर हम स्कीम्स और इसके टर्म्स में बात करें तो बस 1 लाख समथिंग रुपया हमारा स्कीम्स में जा रहा है और 1,37,000 के करीब हमारा जा रहा है कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब पार्ट हो गया।
यानी कि सरकार का अभी भी लायबिलिटी ज़्यादा है, सरकार अभी भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स पे या डेवलपमेंटल वर्क्स पे नहीं कर पा रहा है। डेवलपमेंटल वर्क्स में हो रहा है, लेकिन स्कीम्स वगैरह जहाँ से मेन ग्राउंड लेवल पे लोगों को सुविधाएं पहुँचती हैं वहाँ पे उतना नहीं कर पा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार पे कितना ज़्यादा ये चीज़ लोड है, ठीक है। तो ये हम लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारे बिहार की इकोनॉमी गुड शेप में है एज़ कम्पेयर टू बिगर स्टेट्स। ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। अब हम बात करते हैं टोटल रिसिप्ट की बात कि सरकार को जो पैसा आ रहा है वो हमारा कैसे कैसे आ रहा है। अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो टोटल हमारा 1,96,704.51 करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट है जो सरकार को आने वाला है। और अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट वो है जो इन टर्म्स ऑफ रिकरिंग है, यानी कि वो बार बार आएगा सरकार के पास वो। इसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट का तो ये है 41,187.43 करोड़। ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो गया जो कि सरकार इन्वेस्ट करेगी और उससे सरकार को एक लॉन्ग टर्म में एसेट क्रिएशन होगा जो कमा के देगा पैसा उसको, ठीक है। तो ये हमारे टोटल दोनों को मिलाने के बाद होता है 2,37,891.94 करोड़ जो यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को कि आखिर सरकार को जो पैसा रिकरिंग है जो बार बार आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो अगर हम बात करें तो इसमें एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दो चीज़ें होती हैं। एक तो फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल में बैठता है वो रिकमेंड करता है कि अगले 5 साल के लिए किसी स्टेट को कितना शेयर मिलेगा, पैसा कितना देना होगा। जो भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर टैक्सेस कलेक्ट करती है ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर है। जैसे कि पूछा हुआ था इस बार कि बिहार कितना शेयर है, आप मुझे बताइएगा 2021 से 26 के लिए 20 से 25 के लिए फाइनेंस कमीशन के मुताबिक अगले 5 सालों में बिहार सरकार को कितना मिलेगा, 4 पॉइंट समथिंग आप बताइएगा। तो यहीं पे अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट का जो शेयर होता है ना, हर स्टेट का शेयर, उसमें बिहार का कितना शेयर है तो वो है 91,180.60 करोड़। इतना जो है वो सरकार बिहार सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स के रूप में मिलता है जो कि बिहार गवर्नमेंट का हक है। ये फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये फेडरलिज्म आप पढ़ोगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, यही सब चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म को इंडियन फेडरलिज्म को बहुत ही लाइवली बनाता है, ठीक है। आप सरकारी कमीशन भी पढ़े होंगे, उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में कैसे क्या होना चाहिए वो आप देखोगे, तो वो खैर अलग चीज़ है। तो ये स्टेट का हमारा शेयर हो गया, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ग्रांट देता है। ग्रांट यानी कि एक तरह से होता है कि ग्रांट इन द सेंस कुछ अनुदान होता है। अनुदान एग्जैक्ट हिंदी वर्ड यही अनुदान ही है कि फेवर देता है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए कि चलो इतना हम तुमको ग्रांट दे रहे हैं फॉर डेवलपमेंटल वर्क के लिए। ऐसे ही नहीं, वो ग्रांट मिलता है कुछ डेवलपमेंटल वर्क के लिए। तो ये डेवलपमेंटल वर्क के लिए 58,001.29 करोड़ रुपये मिल रहा है, ठीक है। अगर हम स्टेट ऑन रेवेन्यू की बात करें तो सरकार जो है अब स्टेट गवर्नमेंट उसको खुद के रिकरिंग जो उसका इनकम है ना वो कैसे कैसे आ रहा है। तो सरकार का जो रिकरिंग इनकम है उसमें अगर हम बात करें तो ऑन टैक्स होता है, ऑन नॉन टैक्स होता है। यानी कि सरकार को खुद के टैक्स से जो पेमेंट मिल रहा है और प्लस नॉन टैक्स से जो मिल रहा है वो कितना रेवेन्यू है। तो ऑन टैक्स में बात करें तो 41,387 करोड़ और ऑन नॉन टैक्स की बात करें तो 6,135.62 करोड़, इतना रुपये नॉन टैक्स से मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। देखिए, अगर हम ऑन टैक्स की बात करें सरकार को, उसमें सबसे ज़्यादा जो सरकार को पैसा मिलता है खुद के रेवेन्यू से वो होता है कॉमर्शियल टैक्स। वो है आपका 32,387 करोड़, ये मैक्सिमम है। सरकार को जो खुद से रेवेन्यू होता है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा कॉमर्शियल टैक्स का है। बाद में आता है स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड लैंड रेवेन्यू, ठीक है। उसी तरीके से अगर नॉन टैक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरकार को नॉन टैक्स में मिलता है माइन से। जो हमारा खनिज में है ना, खनिज पदार्थ, उनको सेल करके जो पैसा मिलता है ना वो हमारा होता है माइन से, आता है 3,000 करोड़। ऑन टैक्स में सबसे ज़्यादा सरकार को फ़ायदा माइन से होता है। ऐसे तो बिहार में मिनरल्स ना के बराबर है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा बहुत है उसमें जो है सरकार को यहाँ से अब माइनिंग से आता है, ठीक है। अब बहुत सैंड माइनिंग हो गया, कोल माइनिंग हो गया, बहुत तरह के होते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसिप्ट से आता है और फिर अदर्स जो हो गए वो आता है। तो मेन याद रखने वाली चीज़ है कि स्टेट का जो ऑन टैक्स है उसमें कमर्शियल टैक्स का शेयर बहुत ज़्यादा है और ऑन नॉन टैक्स में माइंस का बहुत ज़्यादा शेयर है, मतलब कंट्रीब्यूशन है स्टेट के रेवेन्यू में। अब इस पूरे टैक्स रेवेन्यू में अगर हम बात रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें ना तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाया हुआ है कि जो सरकार को जो रिकरिंग जो मनी है जो बार बार आ रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर सेंट्रल के टैक्स पे है और ग्रांट पे है। यानी कि अगर हम पूरा रेवेन्यू रिसिप्ट को 100 मान लें तो उसमें 46% जो स्टेट का जो शेयर है ना, जो स्टेट का जो पैसा मिल रहा है
उसमें 46% तो सेंट्रल टैक्स का कंट्रीब्यूशन है और 30% अगर हम बात करें तो वो हमारा ग्रांट फ्रॉम सेंटर है। यानी कि इन दोनों को अकेले मिला दे तो 76% जो है रेवेन्यू रिसिप्ट का 76% वो जो है केवल सेंट्रल पे डिपेंडेंसी है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारा मान लीजिए अभी जदयू और बीजेपी का अलायंस है, अगर सेंटर में कांग्रेस है या फिर और कोई हमारा गठबंधन रहे, अलायंस रहे, अगर कुछ खटपट हुआ तो डिले हो सकता है 1 2 3 4 महीना। उस केस में फिर जुडिशियल प्रोसेस में जाइए, प्रोसीडिंग में जाइए, अल्टीमेटली आपको बहुत सारे पेनाल्टी के साथ वो पैसा तो मिलेगा, लेकिन 3-4 महीने जो डिले हो जाएगा या कुछ भी टाइम डिले हुआ उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैम्पर होते हैं। तो ये जो सरकार की डिपेंडेंसी है ना, रेवेन्यू जो इनका हमको बार बार मिलने वाला है, उसमें से मैक्सिमम जो शेयर है वो सेंट्रल पर डिपेंडेंसी है। तो ये डिपेंडेंसी कम करना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको आप हटा दोगे 76% हटा दिए तो मात्र देखो 24% यार, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट की जो सोर्स है उसमें मैक्सिमम डिपेंडेंसी से स्टेट गवर्नमेंट का वो सेंट्रल के टैक्सेस पे है, तो वो टैक्स कम होना बहुत ज़रूरी है। या फिर ये टैक्स कम नहीं, सरकार का जो मेन ऑन सोर्स रेवेन्यू है ना, टैक्स प्लस नॉन टैक्स, वो शेयर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि कल के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ खटपट हुआ या फिर डिले हुआ तो फिर हमारे डिपेंडेंसी के कारण डेवलपमेंटल वर्क हैम्पर ना हो, ठीक है। तो ये डेटा थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा होते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। फिर भी आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ कि आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे प्रेजेंट है, और पूरा का पूरा गो थ्रू होने की कोशिश कीजिए। अभी एग्ज़ाम होने में एटलीस्ट 2 महीने का टाइम है, तो खुद से पूरा डेप्थ में पढ़िए, क्योंकि 100 पेज का लगभग PDF है वो। तो उस 100 पेज को हर एक पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट कवर करना सिंगल बोर्ड में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी डिजिटल बोर्ड के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से डिजिटल बोर्ड आ जाए, ताकि आप लोगों को वीडियो जल्दी जल्दी मिल पाए। और अगर ये वर्क आपको पसंद आता है ना, तो जो भी अमाउंट है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मैं जल्दी उस डिजिटल बोर्ड को अवेल कर सकूँ, ला सकूँ आपके लिए। तो इसके ये PDF को, ये जो इसका डिजिटल फॉर्मेट है HD क्वालिटी में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। प्लस सिर्फ इस पर डिपेंडेंट मत रहिए बजट के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।